अफ्रीकी मुल्क नगूला के दारुल-हुकूमत काशा के एक होटल के बड़े कमरे में डियाना के साथ दो मर्द और एक औरत मौजूद थे। ये सब ब्लैक स्टार एजेंसी के सुपर एजेंट थे, जबकि डियाना इस ग्रुप की हेड थी। वो 2 घंटे पहले एक चार्टर तैयारी के लिए वेलिंगटन से काशा पहुंचे थे। कागजात के लिहाज से वो चारों सियाह थे और अफ्रीकी जंगलात और कुदरती नज़ारों की सियाहत करने आए थे। वैसे वो चारों एक्रीमिया की यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे। उनके पास वर्ल्ड टूरिज्म के जारी करदा रेड कार्ड भी थे, जिनकी मौजूदगी में पूरी दुनिया में सियाहों को प्रोटोकॉल दिया जाता था और उनसे किसी किस्म की पूछगिछ नहीं की जाती थी। यही वजह थी कि यहाँ भी रेड कार्ड देखने के बाद उनसे किसी किस्म की इंक्वायरी नहीं की गई थी और वो टैक्सी लेकर सयाहों के मारूफ होटल में पहुंच गए, जहां उनके लिए 2 डबल बेडरूम बुक कराए गए थे। एक उसके नाम से, जिसमें इसके साथ इसकी साथी औरत क्रिस्टी ने रहना था, जबकि दूसरा बेडरूम उसके साथी मर्दों के लिए, जिनमें से एक का नाम चार्लिस और दूसरे का नाम जेम्स था। लेकिन इस वक्त ये चारों डियाना के कमरे में मौजूद थे। डियाना के सामने मेज पर एक नक्शा फैला हुआ था और वो चारों इस तरह नक्शे पर झुके हुए थे जैसे इसमें किसी खजाने के मुकाम को ट्रेस कर रहे हों। डियाना, क्या पाकिस्तानी मुसहरे की बात पर यकीन किया जा सकता है? हो सकता है उसने हाँ गप लगाई हो, क्रिस्टी ने कहा। तो सब चौंक कर सीधे हो गए। एक ऐसी रवायत भी मशहूर है कि एक आदमी ने दूसरे से पूछा कि दुनिया का मरकज़ कहाँ है, तो उसने उंगली से अपने पैरों के सामने ज़मीन पर निशान लगा दिया और कहा कि ये ज़मीन का मरकज़ है। इस आदमी ने हैरान होकर उससे पूछा कि कैसे पता चलेगा कि तुम दुरुस्त कह रहे हो, तो उसने बड़े इत्मीनान भरे लहजे में कहा कि ज़मीन की पैमाइश कर लो, तुम्हें होती पता चल जाएगा। अब कौन पैमाइश करेगा? जेम्स ने कहा। तो सब बेइख्तियार हंस पड़े। हाँ, ऐसा हो सकता है, लेकिन अब हम क्या करें? चीफ कर्नल डेविड और चीफ सेक्रेटरी सबको इस पाकिस्तानी इमरान पर एतमाद है कि उसने दुरुस्त बताया है और इनकी इत्तला के मुताबिक इमरान अपने साथियों समेत खुद भी यहाँ पहुँच रहा है। वो जब पाकिस्तान से यहाँ के लिए रवाना होगा तो चीफ को इत्तला मिल जाएगी और चीफ हमारे खसूसी सेल फोन पर इत्तला दे देगा, डियाना ने कहा। तो फिर तुम नक्शा क्यों देख रही हो? हांगू का इलाका काफ़ी बड़ा है और इस तमाम इलाके में धात को तलाश करने के लिए काफ़ी वक्त चाहिए, इसीलिए हम कबीले के सरदार के मेहमान बनकर वहाँ रहे, क्रिस्टी ने कहा। ये कबीला चूंकि शैतान का पुजारी है, इसीलिए वहाँ किसी किस्म की अखलाकियात का कोई ख्याल नहीं रखा जाता। खास तौर पर औरतों के सिलसिले में ये लोग इंतहाई उजट और वहशी साबित हुए हैं। इसलिए चीफ ने मुझे खसूसी तौर पर खबरदार किया है। लेकिन मुझे मालूम है कि तुम, क्रिस्टी, किसी किस्म के भी हालात हों उन्हें संभालोगी, इसीलिए मैं तुम्हें साथ लेकर आई हूँ। अब तुम बताओ कि अगर इस कबीले में दाखिल होते ही हमें सैकड़ों अफराद घेर लें तो फिर क्या होगा? डियाना ने कहा। तो क्रिस्टी बेइख्तियार हंस पड़ी। तुम यहाँ इस अफ्रीकी कबीले की अखलाकियात के बारे में बात कर रही हो? एग्रीमेंट किस हद तक अखलाकियात पर अमल करते हैं? हाँ, अलबत्ता जबर नहीं किया जाता। और यहाँ हम इस कबीले के सरदार से ये वादा ले लें कि हम पर जबर नहीं किया जाएगा तो पूरा कबीला इस बात का पाबंद रहेगा, क्रिस्टी ने जवाब देते हुए कहा। ओह वेरी गुड, फिर क्यों ना ये काम फौरी किया जाए ताकि पाकिस्तानी एजेंटों के आने और कबीले में दाखिल होने से पहले हम क्लासियम दहात लेकर वापस एक्रीमिया पहुंच जाएं। फिर पाकिस्तानी एजेंटों की क्या जरूरत है कि वो एक्रीमिया से धात ले जा सकें? डियाना ने नक्शे को तय करते हुए कहा। लेकिन हम वहाँ किससे राब्ता करेंगे और धात को कैसे तलाश करेंगे? चार्लिस ने कहा। वहाँ फ़ोन तो होगा, कबीले के सरदार से बात करें, जेम्स ने कहा। यहाँ काशा में महकमा सियाहत का हेड ऑफिस है, वहाँ एक डिप्टी डायरेक्टर है जिसका नाम रॉगर है। मैंने उसकी टिप हासिल की है, वो हमारी हर तरह से मदद करेगा, डियाना ने कहा। और इसके साथ ही उसने फ़ोन का रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। PA2 डिप्टी डायरेक्टर महकमा सियाहत। दूसरी तरफ से एक मोतबाना आवाज़ सुनाई दी। मेरा नाम डियाना है और मैं एग्रीमियन हूँ, हम रेड कार्ड होल्डर हैं, डिप्टी डायरेक्टर रॉगर से बात कराएं, डियाना ने तफसील से बात करते हुए कहा। होल्ड करें, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो, रॉगर बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी, लहजा भारी और सख्त था। मिस्टर रॉगर, आपको मेरे बारे में वेलिंगटन से मिस्टर एडवर्ड ने फ़ोन किया होगा, डायरेक्टर जनरल वर्ल्ड टूरिज्म, डियाना ने कहा। ओ यस मैडम, क्या हुक्म है? इस बार दूसरी तरफ से बोलने वाले की आवाज़ में लर्जिश महसूस की जा रही थी। हम होटल रोजडम में कमरा नंबर 404 में हैं, आप यहाँ आ जाएं ताकि आपसे तफसीली बात हो सके, डियाना ने कहा। और इसके साथ ही उसने रिसीवर रख दिया। अब ये दौड़ा चला आएगा क्योंकि इसे कहा गया है कि अगर हमने उसकी फेवर में रिपोर्ट दी तो उसे तरक्की देकर डायरेक्टर बना दिया जाएगा, डियाना ने कहा। तो सबने इस बात में सर हिला दिए। फिर तकरीबन 1 घंटे बाद कॉल बेल बजी तो जेम्स उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। कौन है? जेम्स ने एक बटन प्रेस करते हुए कहा। रॉगर, डिप्टी डायरेक्टर टूरिज्म। बाहर से एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी तो जेम्स ने बटन ऑफ करके दरवाज़ा खोल दिया। तो एक लंबा तड़ंगा अफ्रीकी अंदर दाखिल हुआ। उसने सूट पहन रखा था। मेरा नाम रॉगर है, अफ्रीकी ने आगे बढ़ते हुए कहा। तो डियाना ने आगे बढ़कर उससे मुसाफिया किया और फिर सबसे उसका तारुफ करवाया। आप रेड कार्ड होल्डर हैं, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? आपको यहाँ किसी किस्म की रुकावट पेश नहीं आएगी, रॉगर ने कहा। हम आपको डिप्टी डायरेक्टर की बजाय डायरेक्टर देखना चाहते हैं, मिस्टर रॉगर, डियाना ने कहा। तो रॉगर के चेहरे पर मुसरत की लहरें दौड़ने लगीं। आप हुक्म करें, आपके हुक्म की तामील होगी, रॉगर ने कहा।
वो अभी खाली कुर्सी पर बैठ चुका था। नगूला के पहाड़ी इलाके हांगू में शैतान की पूजा करने वाला कबीला रहता है। क्या आपको मालूम है? डयाना ने कहा। हाँ, लेकिन आपको किसने बताया है? क्योंकि ये स्टेट सीक्रेट है। हमारी हुकूमत ने इसे खसूसी तौर पर सीक्रेट रखा हुआ है ताकि पूरी दुनिया इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू ना कर दे। रोगन ने हैरत भरे लहजे में कहा। इस बात को छोड़ें, आप ये बताएं कि क्या इस कबीले के सरदार से आपके ताल्लुकात हैं या नहीं? डयाना ने कहा। ताल्लुकात तो नहीं है, लेकिन इस कबीले में जाने के लिए आपको गवर्नर जनरल के खसूसी इजाज़तनामे की ज़रूरत होगी, वरना आप वहाँ नहीं जा सकती। रोगन ने कहा। क्यों? वजह? गवर्नर जनरल का एक पसमानदा कबीले से क्या ताल्लुक है? डयाना ने हैरान होते हुए कहा। वो नहीं चाहते कि कोई वहाँ जाए, इसीलिए उन्होंने कोई इजाज़तनामा नहीं देना, ना जबरन उनसे कोई ले सकता है। दरअसल मुझ समेत कोई भी नहीं चाहता कि लोग इस गंदे कबीले से मुतारिफ हों जो रिश्तों की परवाह नहीं करता और ना ही अखलाकियात का कायल है। रोगन ने कहा। फिर तुम हमें खामोशी से वहां पहुंचा दो। जरूरी नहीं कि वहां मौजूद लोग तुम्हारी बात ना माने, और ये सुन लो कि अगर तुमने इनकार किया तो फिर शायद तुम इस ओहदे पर भी बरकरार नहीं रह सकोगे। डयाना ने बाकायदा धमकी देते हुए कहा। मैं आपका काम जरूर करूंगा मैडम। मैं आपको एक ऐसा आदमी दे दूंगा जो इस कबीले का रहने वाला हो। वो अब यहाँ टूरिस्ट गाइड बना हुआ है। कबीले का सरदार उसका दोस्त है। उसका नाम मारियो है और वो अक्सर यहाँ भी आता जाता रहता है। वो यहाँ इस गाइड जिसका नाम कोटू है से मिलता भी रहता है। कभी कभार छुट्टी लेकर कोटू भी कबीले में चला जाता है और वहाँ उसका घर है। लेकिन रोगर बात करते करते यकलहत खामोश हो गया तो डयाना और उसके साथी चौंक कर उसे देखने लगे। लेकिन क्या? डयाना ने कहा। वहाँ औरतों को भेजा नहीं जा सकता। कबीले के अंदर पहुंचने के बाद उनकी कोई जमानत नहीं दी जा सकती। वहाँ कुछ भी हो सकता है। रोगर ने कहा। लेकिन अगर सरदार हमें तहफ़्फ़ुज़ देगा तो कबीला क्या कर सकेगा? ये तो अफ्रीकी कबाइल की रवायत है। डयाना ने कहा। इस कबीले की भी रवायत है, लेकिन ये कबीला शैतान का पुजारी है और शैतान किसी रवायत को नहीं मानता। उसके नज़दीक दूसरों से झूठ बोलना अच्छा काम है। रोगर ने कहा। तुम हमारी फिक्र मत करो, हम अपनी हिफाजत खुद कर सकते हैं। डयाना ने कहा। ओके, फिर मुझे इजाज़त दे, मैं कोटो को आपके पास भिजवा देता हूँ। रोगर ने उठते हुए कहा। बैठे, अभी चंद बातें रहती हैं। डयाना ने कहा। जी फरमाए। रोगर ने दोबारा कुर्सी पर बैठते हुए कहा। आप स्याहों की बाकायदा रजिस्ट्रेशन भी करते हैं, या जो आपसे रजिस्ट्रेशन करवाना चाहे सिर्फ उनकी रजिस्ट्रेशन करते हैं? डयाना ने कहा। आपके मुतालिक तफसीली मालूमात हमारे ऑफिस में पहुंच चुकी होंगी। स्याह जिस रास्ते से भी नगूला या काशा दाखिल हों, हमें वहाँ से इस बारे में तफसील मिल जाती है। हम स्याहों को इस तरह चेक नहीं करते कि उनको तौहीन महसूस हो। रोगर ने जवाब देते हुए कहा। तो गौर से सुनो, पाकिस्तान से एक ग्रुप यहाँ आ रहा है। इस ग्रुप में एक औरत और 3 मर्द हैं। उन्होंने आना पाकिस्तान से है, चाहे वो मेकअप में हो या उन्होंने नाम तब्दील कर लिए हों। इस ग्रुप में एक मर्द एक अफ्रीकी हबशी है, जबकि दूसरा एक्रीमियन हबशी है। एक एशियाई है और दूसरी औरत है। ना जाने वो किस मेकअप में हो। हमें इस ग्रुप की फौरी इत्तला मिलनी चाहिए। डयाना ने कहा। जी बिल्कुल मिल जाएगी। मैं भी जाकर चेक करता हूँ कि कहीं वो लोग आ तो नहीं चुके। ऐसी सूरत में उनके मौजूदा पते से आपको आगाह कर दूंगा। रोगर ने कहा। अभी तो तुम होटल के फ़ोन पर इत्तला दे दोगे, लेकिन जब हम कबीले में होंगे तो तब वो आएंगे तो तुम कैसे इत्तला दोगे? डयाना ने कहा। यहाँ हर स्याह जो शहर से बाहर जाए या किसी कबीले में जाए तो उसे एक खसूसी सेल फ़ोन मुहैया किया जाता है, जिससे वो 24 घंटे में किसी भी वक्त हमसे राब्ता कर सकता है। मैं आप चारों को वो सेल फ़ोन भिजवा दूंगा। आपने सिर्फ बटन दबाना है और बात करनी है। रोगर ने कहा। ओके, शुक्रिया। आगाज तो अच्छा है। मुझे यकीन है कि आप ज़रूर डायरेक्टर बन जाएंगे। डयाना ने मुस्कुराते हुए कहा। तो रोगर का चेहरा खिल उठा। मैं 1 घंटे में कोटो को आपके पास भेज दूंगा। सेल फोन्स वो साथ लेकर आएगा। वो आपके अहकामात की मुकम्मल तामील करेगा। रोगर ने कहा और सबको सलाम करके कमरे से बाहर निकल गया। सूरत हाल हासिल कठिन है। चलो, हम वहाँ पहुँच भी गए, लेकिन वहाँ से धात कैसे तलाश करेंगे? जेम्स ने कहा। अब तो किसी भी धात को ट्रेस करने के लिए खसूसी सैटेलाइट मौजूद हैं। चार्लिस ने कहा। बात तो चार्लिस दुरुस्त कह रहा है। क्यों डयाना, तुम क्या कहती हो? क्रिस्टी ने कहा। असल मसला यही है कि सैटेलाइट, बल्कि खसूसी सैटेलाइट भी इस धात को ट्रेस नहीं कर सके। पहले जो चंद ज़र्रात मिले थे वो किसी साइंसदान के हाथ लग गए। अब इसीलिए हमें ये मिशन दिया गया है कि हम वहाँ पहुँचकर इस कबीले के लोगों से पूछगिछ करें। डयाना ने कहा। मैडम की बात दिल को लगती है। हमें कबीले में पहुँचकर ही असल मालूमात का इल्म हो सकेगा। जेम्स ने कहा। लेकिन क्या ये कबीला इस धात की अहमियत को जानता है? क्रिस्टी ने कहा। हाँ, पुजारी इसे हंडिया उड़ाने का मुजाहिरा कर चुका है। डयाना ने जवाब देते हुए कहा। तो फिर यकीनन ये धात उसके पास होगी। चार्लिस ने कहा। अगर उसकी तहवील में होगी तो उसे हासिल कर लेंगे। हमने हर हाल में इस धात का सुराग लगाना है, चाहे हमें कुछ भी क्यों ना करना पड़े। डयाना ने कहा। और सबने इस बात में सर हिला दिए। फिर तकरीबन 2 घंटों के बाद कॉल बेल एक बार फिर बाज उठी तो जेम्स उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। कौन है? जेम्स ने डोर फोन का बटन प्रेस करते हुए कहा। मेरा नाम कोटू है, मुझे जनाब रोगर ने आपके पास भेजा है। बाहर से एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी तो जेम्स ने दरवाज़ा खोल दिया। दरवाजे पर एक दरमियाने कद का अफ्रीकी आदमी खड़ा था। अंदर आ जाओ, जेम्स ने कहा तो कोटू अंदर दाखिल हो गया। फिर डयाना ने अपना तारुफ कराकर उसे बैठने के लिए कहा तो कोटू मोदबाना अंदाज में कुर्सी पर बैठ गया। क्या तुम भी शैतान की पूजा करते हो? डयाना ने पूछा। जी हाँ, मैं क्या
میرا پورا قبیلہ ہی شیطان کی پوجا کرتا ہے، کوٹو نے بڑے فخریہ لہجے میں کہا۔ تو ڈیانا اور اس کے ساتھیوں کے چہروں پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ تم کب سے یہاں آ جا رہے ہو؟ ڈیانا نے پوچھا۔ میں تو بچپن سے ہی وہاں سے بھاگ کر بڑی دنیا میں آ جایا کرتا تھا۔ میں یہاں کے کاموں سے جب تھک جاتا تھا تو واپس چلا جایا کرتا تھا، پھر جب وہاں سے بور ہوتا تو واپس بڑی دنیا میں آ جاتا۔ البتہ اب مجھے کاشا آئے ہوئے 2 سال ہو گئے ہیں۔ اب تو میں ملازم ہوں اور مجھے باقاعدہ چھٹی لے کر جانا پڑتا ہے، کوٹو نے تفصیل سے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تمہیں تمہارے باس روگن نے ہمارے بارے میں کیا بتایا ہے؟ ڈیانا نے کہا۔ شیطان کے بعد وہ میرے آقا ہیں، انہوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ کے تمام احکامات کی اس طرح تعمیل کروں جیسے غلام اپنے آقا کے احکامات کی تعمیل کرتا ہے، اور مجھے اس کی عوض ترقی ملے گی۔ کوٹو نے کہا۔ ہم تمہارے قبیلے میں جانا چاہتے ہیں، ہم تمہارے قبیلے کے بارے میں سب کچھ معلوم کر کے اس پر کتاب لکھنا چاہتے ہیں۔ ڈیانا نے کہا۔ محترمہ، میں شیطان کا پجاری ہوں اور شیطان سب کچھ جانتا ہے، اور وہ اپنی پوجا کرنے والوں کے کانوں میں سب کچھ بتا دیتا ہے، اور شیطان نے مجھے بتا دیا ہے کہ آپ وہاں قبیلے کے بارے میں کتاب نہیں لکھنے جانا چاہتے، بلکہ وہ سفید سائنسی دھات کے ذرات حاصل کرنا چاہتے ہیں جو بڑی دنیا میں بے حد قیمتی ہیں، اور مجھے روگر باس نے بتایا تھا کہ وہ اس قدر قیمتی ہیں کہ 10 چھوٹے چھوٹے ذرات کے بدلے یہ پورا دارالحکومت کاشا، اس کی تمام بلڈنگوں، سڑکوں اور رہائش گاہوں سمیت خریدا جا سکتا ہے، اور خریدنے والے کے لیے سودا پھر بھی سستا ہے۔ کوٹو نے بڑے مزے لے کر بات کرتے ہوئے کہا۔ تو ڈیانا سمیت سب ایک بار پھر اسے حیرت سے دیکھنے لگے۔ آپ حیران کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ معمولی باتیں ہیں، ہمارے قبیلے کے افراد اب یہاں آتے جاتے رہتے ہیں، اور میں بھی باس کے ساتھ کئی ہفتے ایکریمیا میں رہ چکا ہوں۔ وہ آدمی جسے یہ ذرات ملے تھے ایکریمیا کی ریاست میں رہتا تھا، وہ سائنسدان تھا، اس نے ہی پجاری کو چند ذرات دیے جسے پجاری نے ہنڈیا ہوا میں اڑائی۔ قبیلے کے سردار ماریو نے اس سے نیزہ اڑایا، لیکن پھر پجاری سمیت سب ان ذرات کو اب تک تلاش کرتے پھر رہے ہیں۔ آپ سب ایکریمی ہیں، اور آپ سب کا بھی مقصد یہی ہوگا کہ آپ قبیلے میں جا کر ان ذرات کو تلاش کریں۔ باس روگر نے بتایا تھا کہ ایشیائی ملک پاکیشیا سے بھی کچھ لوگ یہاں آ رہے ہیں، کوٹو نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔ اگر جو کچھ تم نے کہا ہے وہ درست ہے تو پھر تم نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ ڈیانا نے کہا۔ میرے لیے یہ ذرات کسی کام کے نہیں ہیں، کیونکہ ہم قبائلی شیر بھی بیچنے کے لیے بڑی دنیا میں لے جائیں تو بکری کی قیمت بھی نہیں مل سکتی۔ میں تو آپ کی خدمت کروں گا تاکہ آپ میرے ساتھ مستقل ایکریمیا میں رہنے کا انتظام کر دیں۔ کوٹو نے اٹھ کر سر جھکا کر اور سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بڑے ڈرامائی انداز میں کہا۔ بیٹھ جاؤ اور سنو، آئندہ مجھے اپنی اس اداکاری سے بے وقوف بنانے کی کوشش مت کرنا۔ ہم واقعی یہاں سائنسی ذرات تلاش کرنا چاہتے ہیں، انہیں سائنسدانوں نے کلاسیم کا نام دیا ہے۔ اگر تم کلاسیم کی تلاش میں ہماری مدد کرو تو نہ صرف تمہیں ایکریمیا میں مستقل رہائش اور ٹورزم میں اعلیٰ عہدہ ملے گا، بلکہ اتنی دولت بھی ملے گی کہ تم ایکریمیا میں لارڈ جیسی زندگی گزار سکو گے۔ البتہ ابتدائی رقم میں تمہیں ابھی دے دیتی ہوں، کامیابی کی صورت میں تمہیں اس سے لاکھوں گنا زیادہ ملے گا، ڈیانا نے کہا، اور گود میں رکھے ہوئے لیڈیز بیگ کو کھولا اور اس میں سے بڑی مالیت کے کرنسی نوٹوں کی 2 گڈیاں نکال کر کوٹو کے سامنے اس طرح پھینک دیں جیسے اس کی نظر میں اس کی کوئی اہمیت ہی نہ ہو، لیکن کوٹو کی حالت دیکھنے والی ہو رہی تھی۔ وہ آنکھیں پھاڑ کر ان گڈیوں کو دیکھنے لگا۔ یہ سب میرے ہیں؟ کیا واقعی تم مجھے مارو گے تو نہیں؟ میں انہیں واقعی گن لوں؟ کوٹو نے چھوٹے بچوں جیسے انداز میں کہا۔ یہ سب تمہارے ہیں کوٹو، اٹھاؤ اور اپنی جیب میں ڈالو۔ جب ہم کامیاب ہو جائیں گے تو تمہیں اس جیسی 1000 گڈیاں اور ملیں گی، اور تم ایکریمیا میں لارڈ کوٹو بن کر زندگی بسر کرو گے، انتہائی عیش و عشرت کی زندگی، ڈیانا نے کہا۔ باقی سب خاموش بیٹھے یہ دیکھ رہے تھے۔ کوٹو نے یک لحظ جھپٹ کر گڈیاں اٹھا لیں اور اٹھ کر اپنی پینٹوں کی جیب میں ڈال لیں۔ پھر وہ اٹھا اور اس نے دیوار کی طرف منہ کر کے باقاعدہ دونوں کانوں پر ہاتھ رکھے اور دیوار سے ناک رگڑنی شروع کر دی۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ کیا ہوا ہے؟ ڈیانا نے حیران ہو کر پوچھا۔ اس کے ساتھی بھی حیران بیٹھے تھے۔ شیطان کی پوجا کر رہا ہوں میڈم، ہم ایسے ہی پوجا کرتے ہیں، کوٹو نے پیچھے ہٹ کر لمبے لمبے سانس لیتے ہوئے کہا، اور ایک بار پھر اس نے جیب میں ڈالی ہوئی نوٹوں کی گڈیوں کو باہر سے اس طرح تھپ تھپایا جیسے یقین کر رہا ہو کہ واقعی اس کی جیبوں میں نوٹوں کی گڈیاں ہیں۔ ہاں سب موجود ہیں، میں خواب نہیں دیکھ رہا، کوٹو نے لاشعوری انداز میں بولتے ہوئے کہا۔ بے فکر رہو کوٹو، ہم تمہاری دنیا بدل دیں گے، لیکن اب غور سے میری بات سنو، ڈیانا نے اسے بازو سے پکڑ کر کرسی پر بٹھاتے ہوئے کہا۔ اب آپ صرف حکم دیں، کوٹو اپنی جان دے کر بھی اس پر عمل کرے گا، کوٹو نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ہم نے کلاسی امداد تلاش کر کے حاصل کرنی ہے، اور پاکیشیا سے جو لوگ یہاں آ رہے ہیں انہیں ہلاک کرنا ہے، بس اتنا سا کام ہے، ڈیانا نے کہا۔ میڈم، جتنی عقل مجھے شیطان نے دی ہے اس کے مطابق یہ دونوں کام اکٹھے نہیں ہو سکتے، اسی لیے آپ مجھے حکم دیں کہ ان دونوں میں سے پہلے کس پر کام کروں؟ کوٹو نے کہا۔ تم پہلے کلاسی امداد کو تلاش کرو، ڈیانا نے کہا۔ اس کے لیے مجھے واپس قبیلے میں جانا ہوگا کیونکہ شیطان نے مجھے سب سے زیادہ عقل دی ہے، اسی لیے مجھے یقین ہے کہ پجاری نے ان ذرات کو چھپا رکھا ہے، اور قبیلے کا سردار ماریو جو میرا دوست ہے وہ اس پجاری کے خلاف ہے، لیکن قبیلوں والوں کے ڈر سے وہ اس کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھاتا۔ میں اسے اکساؤں گا اور پھر وہ سب سے بڑے پجاری سے کلاسی امداد لے کر آپ کو دے دے گا، کوٹو نے کہا۔ ہم چاروں تمہارے ساتھ جائیں گے، سمجھے تم؟ اب یہ کام کیسے ہوگا یہ تم نے سوچنا ہے، کوٹو نے کہا۔ آپ بے فکر رہیں، شیطان نے مجھے کچھ زیادہ ہی عقل دے دی ہے، آپ تیاری کریں، ہم صبح سویرے
जीप लेकर यहाँ से रवाना होंगे और दोपहर के करीब पहली चेक पोस्ट पर पहुंच जाएंगे। कोटू ने जवाब देते हुए कहा, हम किस रास्ते से जाएंगे? क्या हमें चेक पोस्ट पर रोका नहीं जाएगा? डयाना ने कहा, इस जैसे सिर्फ 2 नोट देकर हम चेक पोस्ट क्रॉस कर जाएंगे। कोटू ने इत्मीनान भरे लहजे में कहा, ओके, इसके बाद कितने नोट और देने होंगे और किसे? डयाना ने मुंह बनाते हुए कहा, सरदार कबीले में रहता है, वहाँ ये नोट उसके किस काम आ सकते हैं? अलबत्ता हम यहाँ से जाते हुए इंतहाई तेज शराब की 20-25 बड़ी बोतलें साथ लेकर जाएंगे, तो वो तुम्हारा दोस्त बन जाएगा। उसके बाद रहा बड़ा पुजारी, तो ये काम कबीले के सरदार और छोटे सरदारों को काबू में करने से होगा, उसे भी शराब ही देनी होगी। कोटू ने कहा, उससे तुम हमारा तारुफ करा देना, बाकी हम खुद संभाल लेंगे, जबकि सरदार मारियो से निपटना तुम्हारा काम है। डयाना ने कहा, आप बेफिक्र रहें, सब हो जाएगा। अब मुझे इजाज़त दे, मैं सुबह आऊँगा, लेकिन वो जीप भी लेनी है। कोटू ने कहा, हम ले लेंगे, तुम आ जाना। डयाना ने कहा, और कोटू सलाम करके कमरे से बाहर चला गया। ये बहुत तेज़ और शातिर आदमी है, डयाना क्रिस्टी ने कहा। हाँ, मुझे मालूम है, लेकिन उसके ज़रिए हमें आगे बढ़ने का रास्ता मिल जाए तो सौदा महंगा नहीं, डयाना ने कहा। तो सबने इस बात में सर हिला दिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह।